हेलो दोस्तों, मैं संजय पारिक आपके प्यारे से चैनल पारिक फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है मेरा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, या विद्युत बल रेखाएं। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूं कि ये कोई चार्ज Q है, प्लस Q चार्ज है, और इस चार्ज से R डिस्टेंस के ऊपर यहां पॉइंट P के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और यहां K जो था वो डिपेंड करता था मीडियम के ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, और इससे मुझे एक चीज और पता चलती थी कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर लॉ का फॉलो करती है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है बहुत तेजी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी कम होती जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने ये पढ़ी थी कि अगर प्लस Q चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज। जबकि मैंने माइनस Q चार्ज अगर लिया है तो उसकी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो टूवर्ड्स चार्ज है। ठीक है, तो ये मैं कुछ एक चीजें जानता हूं जो हमने अभी तक पढ़ी है। आज मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। इनके अलग अलग नाम है, मतलब सिर्फ एक ही है। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई मेरे पास में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो मैं उसको किस तरीके से उसके आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाऊं जिससे कि मुझे हर एक चीज के बारे में पता चल जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे अपन। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो हम यहां सारे क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य एम हमारा एक ही है, बोर्ड प्लस नीट जी। तो चलिए दोस्तों, पहले क्या किया गया कि कोई भी चार्ज था, ये प्लस Q चार्ज है मेरा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दर्शाना पड़ा, या पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, विद्युत बल रेखाओं को कैसे दर्शाया, इन्होंने एरो से दर्शाया। ठीक है, इन्होंने एरो से दर्शाया। प्लस Q चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा ना, तो ये लाइंस दूर जाती जाएंगी इनसे, तो इन्होंने एरो से दर्शाया, ऐसे ही हर डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें दो चीजें थी, दोनों क्लियर हो रही थी। पहली जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दिखा रही थी एरो की डायरेक्शन। मतलब पॉजिटिव चार्ज था तो हमने एरो बाहर निकलते हुए बना दिए, और अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम एरो कहां बना देते, अंदर की तरफ जाते हुए। ठीक है, ये तो एक चीज दिखा दी हमने। और दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे दिखाना था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना था तो मैंने दिखाया जो एरोस की साइज है उसके द्वारा। जैसे आवेश के पास में, नियर द चार्ज, एरो की जो साइज थी, एरो की जो लेंथ थी, वो लेंथ बड़ी थी, और जैसे जैसे इससे हम दूर जाते जाए, जैसे जैसे दूर जाते गए, इनकी जो एरो की लेंथ थी वो कम होती गई। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना था तो मैंने किससे दर्शाया, लेंथ ऑफ एरो
यहां मेरे दोनों जो उद्देश्य थे, दोनों एम थे, वो क्लियर हो गए कि मैंने पॉजिटिव चार्ज से दूर निकलते हुए एरोज को दिखा दिया, और जैसे जैसे एरोज इससे दूर जाते गए इनकी जो लेंथ थी वो कम होती गई, मींस जो मैग्नीट्यूड था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कम होता गया, ठीक है, और इंफिनिटी पे जाकर के खत्म हो गया। हमने यही देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है वो इंफिनिटी तक होती है, तो इंफिनिटी पे जाके दूर कम हो गया। और अगर मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूं तो यहां मैग्नीट्यूड देखिए, ये और छोटा एरो, ये और छोटा एरो, ऐसे। अब यहां तो हमारी लिमिटेशंस है, बोर्ड पे हम इंफिनिटी को दिखा नहीं सकते, इसलिए जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज के पास में एरो आते गए इनकी लेंथ बड़ी होती गई, क्योंकि यहां पे टुवर्ड्स द चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो चीजें थी, दोनों क्लियर हो गई। लेकिन लेटर ऑन, कुछ समय बाद में, साइंटिस्ट को ये एरोज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम पेपर पे दिखा रहे हैं, इट इज प्योरली एंड इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये एक पूरा शुद्ध रूप से काल्पनिक चीज है जिसे हम अपने समझने के लिए काम में ले रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। हाँ, शायद ऐसा होता होगा, वेक्टर लाइंस हैं, बड़ी हैं, तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां ज्यादा है, छोटी लाइंस है दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। पॉजिटिव चार्ज है मतलब एरो वहां से बाहर निकल रहे, नेगेटिव चार्ज है मतलब एरो अंदर जा रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट को ये एरो वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था समझ नहीं आया, तो फिर उन्होंने दूसरा कॉन्सेप्ट दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट, और आज तक ये वैलिड है। दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट था, देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट में इन्होंने बोला कि ये कोई मेरा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये कोई मेरा नेगेटिव चार्ज है। मुझे दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाना, तो ये रेडियली आउटवर्ड दिखाई इन्होंने सीधी लाइन से, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड दिखाई। ये इस डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में होगी, ये इस डायरेक्शन में हो गई, और ये इस डायरेक्शन में हो गई। तो रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हुई दिखा दी, और नेगेटिव चार्ज के अंदर की ओर जाती हुई दिखा दी इन्होंने। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी चीजें सारी अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अंदर की तरफ जाती हुई दिखा दी, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आज तक हम पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इस तरीके से दिखाया गया, लेकिन इसमें जो दो एम थे हमारे, पहला है डायरेक्शन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो। तो डायरेक्शन तो हमें यहां एरो की डायरेक्शन से शो हो रही है, तो डायरेक्शन वाला पर्पस तो सॉल्व हो गया। मींस एरो की जो डायरेक्शन है वही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसमें एरो की डायरेक्शन बाहर निकलती हुई है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, और इसमें एरो की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है। और डायरेक्शन हम कैसे पता करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते थे। कोई भी टेस्ट चार्ज, छोटा सा चार्ज अगर मैं यहां रख दूं, ये Q नॉट है, जो कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ठीक है। इसको अगर मैंने यहां रखा तो इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, बाहर निकलता हुआ, ठीक है। तो यहां डायरेक्शन इधर की तरफ होगी, बाहर निकलती हुई होगी। और यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज में यूं रख दूं Q नॉट, तो ये तो प्लस चार्ज है ना हमेशा, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स चार्ज। ये काम में लिया जाता है जब चार्ज हमें दिखते नहीं है। सपोज करो कि दीवार के पीछे कोई चार्ज है जो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मुझे नहीं पता। अगर मुझे उसको देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो मैं कैसे देखूंगा, मैं अपना टेस्ट चार्ज यहां ले आऊंगा इसके फील्ड में। तो टेस्ट चार्ज अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है दैट मींस वो नेगेटिव चार्ज है, और टेस्ट चार्ज अगर उससे रिपेल हो रहा है दैट मींस वो पॉजिटिव चार्ज है। तो चीज समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाया गया। तो डायरेक्शन का सवाल आता है, यहां तक तो सही था कि जो एरो की डायरेक्शन है वो मुझे दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, या चार्ज कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात आई तो अब इस वाले कॉन्सेप्ट में मैग्नीट्यूड कैसे देखूंगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये मैग्नीट्यूड को भी दर्शाता है, ध्यान से देखिए। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब
रिलेटिव क्लोजनेस मतलब घनत्व, मतलब सापेक्षिक दूरी रेखाओं की, एक दूसरे की सापेक्ष दूरी कितनी है वो दिखाएगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को। अगर मुझे मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो मुझे डेंसिटी, घनत्व या रिलेटिव क्लोजनेस, सापेक्षिक दूरी देखनी होगी कि विद्युत बल रेखाओं की सापेक्षिक दूरी कितनी है। देखो इसके चार्ज के पास में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, तो इनकी ये देखो दूरी, ये दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी यहां कम है, ठीक है, यहां कम है, दो रेखाओं के बीच की दूरी यहां कम है, 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 यहां कम है। तो दैट मीन चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? स्ट्रांग होगा। मैग्नीट्यूड उसका कैसा होगा? ज्यादा होगा। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, दैट मीन्स यहां ये देखिए, ये डिस्टेंस ज्यादा है, रिलेटिव क्लोजनेस, आप पे सापेक्षिक दूरी, एक दूसरे के सापेक्ष दूरी यहां ज्यादा है, इस जगह ज्यादा है, इस जगह ज्यादा है, यहां ज्यादा है, इस जगह ज्यादा है। तो ये यहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? चार्ज के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, चार्ज से थोड़ी सी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से यहां जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, यहां जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कम होगा। तो यहां भी दोनों पर्पस जो थे वो मेरे सॉल्व हो रहे थे, ठीक है। पहला पर्पस क्या था? डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो मेरा एरो शो कर रहा था, और मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस, जो विद्युत बल रेखाओं के सापेक्षिक दूरी थी, वो विद्युत बल रेखाओं की सापेक्षिक दूरी मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही थी। चीज समझ में आई ना? तो ये मेरा नया कॉन्सेप्ट था जिससे मैं दोनों चीजों को दर्शा सकता था, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या विद्युत बल रेखाएं या लाइन ऑफ फोर्स है। अब इनकी प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन देखेंगे अपन क्या है। तो चीज समझ में आई, आ गई हो तो पॉज करके उतारिए इनको, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो बाद में फिजिक्स को रटने की जरूरत नहीं होती अपने को, ठीक है। मिटा दूं? चल, अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन और साथ ही इसकी प्रॉपर्टीज। बच्चों स्किप करके वीडियो में मत देखा करो, कौन सी लाइन कब बोल दूं मैं, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। बाद में बोलोगे सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया। और देखो कोशिश करता हूं मैं हिंदी में लिखने की, है ना, लेकिन बाई चांस हिंदी में नहीं लिखो तो मैं हमेशा से आपको एक चीज बोलता हूं कि आप टर्मिनोलॉजी जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखिए, क्योंकि जब आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे आपको हिंदी की बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको इंग्लिश की बुक्स मिलेंगी। और शुरुआत अगर आप इंग्लिश से करते हैं, टर्मिनोलॉजी अगर इंग्लिश में देखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही था, ठीक है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की जो डेफिनेशन होती है वो जरा आप नोट डाउन कर लेना। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल दो चाहे डेफिनेशन बोल दो, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं बात करूंगा पूरी की पूरी लाइन ऑफ फोर्स की, विद्युत बल रेखाओं की, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ये कैसी हैं? प्योरली इमेजिनरी या प्योरली प्राइवेट? ओ प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम। इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको मैं अभी। ऑफ स्पेस टाइम along which
a free charge along which a free positive charge would move to do so। चलिए इसको उतारिए आप, एक बार मीनिंग समझाता हूं मैं इसका आपको। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये प्योरली इमेजिनरी हैं। ये हमारा सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझने के लिए। ऐसा कुछ होता नहीं है, वर्चुअल है, ये सब आभासी है। तो विद्युत बल रेखाएं पूर्ण रूप से आभासी है, विद्युत बल रेखाएं पूर्ण रूप से आभासी है इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम। अब देखो स्पेस टाइम क्या होता है, जब भी हम यहां कोई घटना हो रही है तो इस घटना का, इस स्पेस में कोई घटना हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, तो वो इवेंट किसी पोजीशन पे हो रहा है और किसी न किसी टाइम पे हो रहा है, ठीक है। उसकी कुछ ना कुछ स्थिति और कुछ ना कुछ टाइम है। टाइम मशीन के अगर ऊपर आपने हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज देखी हैं तो उसमें क्या होता है, पोजीशन होती है, पोजीशन पे फिक्स कर दिया, और टाइम होता है 2050 या 1990 में पहुंचना है हमें, तो हम उसको फिक्स कर देते हैं और पोजीशन फिक्स कर देते हैं कि एक्स अक्ष से इतनी दूरी, वाई अक्ष से इतनी दूरी, जेड अक्ष से इतनी दूरी पे हमें पहुंचा दो। तो वो टाइम मशीन में जैसे ही सेट करके बटन दबाते हैं हम वहां पहुंच जाते हैं। कई सारी मूवीज देखी है ना। तो स्पेस टाइम का मतलब इस स्पेस से है। आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएंगे ये स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट ही चलेगा आगे। तो स्पेस टाइम मतलब जहां मैं बात कर रहा हूं जिसमें लेबोरेटरी हो मेरी, चाहे मेरा स्पेस हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पूर्ण रूप से आभासी है एक स्पेस टाइम रीजन में, ठीक है। यहां अगर मैं कोई चार्ज लेके आऊं तो वो फ्री मूव करेगा, जैसे along which a free positive charge would move to do so। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकली है मुझे नहीं पता। तो यहां पे अगर मैं टेस्ट चार्ज ले आऊं Q0 जो कि पॉजिटिव है, तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, तो मैं सॉरी तो इससे दूर मूव करेगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इधर है, ठीक है। अगर यहां कोई नेगेटिव चार्ज है और मैं यहां पे एक छोटा सा टेस्ट चार्ज ले आऊं तो ये इसकी तरफ मूव करेगा, तो मैं कह दूंगा इलेक्ट्रिक लाइन इधर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव टू डू सो। पॉजिटिव चार्ज, फ्री पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, ठीक है। यहां पे इधर मूव करेगा रिपेल होगा और यहां इधर मूव करेगा अट्रैक्ट होगा। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा उधर ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे चाहे तो लिख लें, इंग्लिश वाले बच्चे पॉज करके लिख लें कि विद्युत बल रेखाएं पूर्ण रूप से आभासी होती हैं, पूर्ण रूप से आभासी होती हैं एक स्थिति समय क्षेत्र में जिसमें यदि किसी मुक्त धनात्मक आवेश को लाया जाए, जिसमें यदि किसी मुक्त धनात्मक आवेश को लाया जाए तो वह गति करता है, ठीक है। जैसे जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी। चलिए अब मैं धीरे धीरे प्रॉपर्टी देखता हूं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। मतलब ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज से तो निकलती है और नेगेटिव चार्ज में अंदर जाती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं
धनात्मक आवेश से निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इनका उदय होता है, ओरिजिन होता है, उद्गम स्थान है, और नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती हैं, नेगेटिव चार्ज में अंदर जाती हैं, टर्मिनेट होती हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना हमेशा कि ये टर्मिनेट जो होती है ना, ये हमेशा इंफिनिटी पे होती है। कैसे, नहीं समझ में आया? बताता हूं। जैसे मान लो ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, अब आप ये लाइन बना रहे हो इसकी, ठीक है, इससे बाहर निकल रही है, तो ये लाइन आपने यहां तक बना दी, मैं यहां तक बना दूंगा, बोर्ड जहां खत्म होता है वहां तक बना दूंगा, आपका पेज जहां खत्म होता है वहां तक बना दोगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो कहां पे होती है? हमने पढ़ रखा है ना, इंफिनिटी पे। तो जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंफिनिटी पे जीरो होती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी टर्मिनेट कहां होंगी? इंफिनिटी पे। और अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आ रही है, तो कहां से आएंगी ये? इंफिनिटी से। ठीक है, इंफिनिटी से आती हुई प्रतीत होती हैं। चीज समझ रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का? चलिए, तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती हैं। ठीक है, एक यहीं पे लिख देता हूं, समझाने में आसानी होगी। तीसरा, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट क्लोज्ड लूप बनाते हैं। जैसे ये मैग्नेट है मेरा, इसका ये एन सिरा, ये एस सिरा है, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूं निकलती है, एन से एस की तरफ और अंदर एस से एन की तरफ जाती है, मतलब ये क्लोज्ड लूप बना दिया ना। और मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे जब, और बता दूंगा मैं आपको। हाल फिलहाल ये देखो, ये लाइन ऑफ फोर्स एन से निकली एस में गई और अंदर से एस से एन में जाती है ना। लेकिन यहां ये दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाती, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से निकली, नेगेटिव चार्ज में गई। ठीक है, कोई क्लोज लूप नहीं है, ये ध्यान देना। जैसे यहां से निकली, यहां गई, पॉजिटिव चार्ज से गई। और इसी के कारण एक प्रॉपर्टी होती है कि सिंगल पोल तो एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लियर है आपकी? ये थर्ड पॉइंट। तो दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप, ये एक बंद पथ नहीं बनाती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हिंदी मीडियम वालों के लिए, फटाफट नोट डाउन करो पॉज करके। ठीक है, अभी धीरे धीरे देखो, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो क्या बोर्ड और क्या नीट जी, ठीक है, दोनों क्लियर हो जाएंगे अपने। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी मुझे बोलती है, ये ध्यान रखना कि दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये टर्मिनेट कहां होती है? हमेशा इंफिनिटी पे। स्पेस में टर्मिनेट कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां टर्मिनेट होती है, कहां खत्म होती है? हमेशा इंफिनिटी पे, जब आर की वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपने पास में, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो E क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती है वो स्पेस में टर्मिनेट कहीं भी नहीं होंगी, हमेशा कहां पे टर्मिनेट होंगी? इंफिनिटी पे। अगला जो पॉइंट है वो मेरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर subjective while the density of field
लाइंस आर ऑब्जेक्टिव। मतलब क्या है इसका, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए, जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वो तो क्या है, एक सब्जेक्टिव मैटर है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसे मेरे पास में कोई भी दो छात्र हैं, पहला है राम और दूसरा है श्याम, ठीक है। मेरे पास में दो चार्ज है, प्लस क्यू मैंने राम को दिया और प्लस क्यू मैंने श्याम को दिया। अब मैंने राम को बोला इस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाओ, तो राम ने क्या किया, दो लाइन बना दी। राम ने क्या किया, दो लाइन बना दी, आलसी है इसलिए दो ही लाइन बनाई, ठीक है गुरु जी दो लाइन है, बाहर निकल लिया दोनों। मैंने शाम को बोला ये चार्ज है, तो शाम ने क्या किया, चार लाइन बना दी। शाम क्या है, उदार बड़े दिल का व्यक्ति है, तो इसने चार लाइन बना दी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, मतलब डिपेंड करेगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। राम श्याम, आपकी क्लास में 36 बच्चे हैं मान लो, और सबको बोला गया कि प्लस क्यू चार्ज के ऊपर रेखाएं बनाएं, तो सबने, किसी ने 2 बनाई, किसी ने 4 बनाई, किसी ने 6 बनाई, किसी ने 8 बनाई, किसी ने 10 बनाई, किसी ने 12 बनाई। तो ये तो डिपेंड करता है सब्जेक्टिव, मतलब वो प्लस क्यू चार्ज सेम है सबके लिए। लेकिन अगर डेंसिटी की बात आती है तो डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। डेंसिटी क्या है, रिलेटिव क्लोजनेस। रिलेटिव क्लोजनेस क्या है, एक या दो बल रेखाओं की आपस की दूरी, सापेक्षिक दूरी। इसका मतलब क्या है कि जो सापेक्षिक दूरी है वो सेम होनी चाहिए सभी की। कैसे, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, अच्छा यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे प्लस 2q चार्ज दे दूं अगर, तो इसने ये दो लाइनें बनाई है, तो यहां पे 4 लाइन होगी। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है, ध्यान देना। पहले ये लिखो कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव while the density of field lines are objective। कहने का मतलब है कि ये डेंसिटी जो है ये ऑब्जेक्टिव है, डेंसिटी सबकी पास में होनी चाहिए। मतलब देखो ये और ये डेंसिटी क्लोज है ना, मतलब जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी इनकी डिस्टेंस दूर होनी चाहिए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इनकी ये पास की डिस्टेंस और ये दूर की डिस्टेंस, ये उसी अनुपात में, ये पास की डिस्टेंस, ये दूर की डिस्टेंस, ये उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। डेंसिटी जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी किसी भी इंडिविजुअल पे। अगर किसी की, कहने का मतलब है जैसे शाम ने 2 लाइनें बनाई, तो इसकी डेंसिटी जैसे जैसे दूर जा रही है बढ़ती जा रही है, उसी अनुपात में राम ने जो 2 लाइनें बनाई या 4 लाइनें बनाई, उसकी डेंसिटी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगी, डेंसिटी तो डिपेंड नहीं करेगी इंडिविजुअल पे, लेकिन आप लाइन कितनी बना सकते हो, चीज समझ में आएगी। अच्छा, अगली जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, ध्यान देना, देखो डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन, ये चीज समझ में आ गई। लास्ट बार कोशिश कर रहा हूं, समझ में नहीं आया तो देख लेना। मान लो ये राम है, राम ने प्लस क्यू चार्ज दिया मैंने, इसने 4 लाइनें बना दी, ठीक है। और ये श्याम है, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इसने 8 लाइनें बना दी। ये चीज समझ में आ रही है ना, ठीक है। ये तो डिपेंड करता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस हैं ये तो डिपेंड करेगा इनके नाम के ऊपर, ठीक है। राम आलसी है इसलिए इसने 4 ही बनाई, श्याम थोड़ा एक्टिव है इसलिए इसने 8 लाइनें बना दी। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, कितनी भी बना सकते हो आप। लेकिन अब बात आती है ये डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब यहां की जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसके अनुपात में चेंज होनी चाहिए, ठीक है। कि यहां की डिस्टेंस कम है, दैट मींस यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहां की डिस्टेंस ज्यादा है, दैट मींस यहां मैग्नीट्यूड कम है। उसी तरीके से यहां की डिस्टेंस कम है लेकिन यहां की ज्यादा है, तो ये सेम चीज होगी
यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहां मैग्नीट्यूड कम रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। दैट मीन्स डेंसिटी जो है, डेंसिटी हमेशा उसी अनुपात में चेंज होनी चाहिए। जैसे यहां डेंसिटी जो है वो डेंसिटी यहां नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स उसी अनुपात में चेंज होनी चाहिए जिस अनुपात में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो ये चीज समझ में आई ना आपको। और अगली चीज अगर अपन बोले, अगला जो पॉइंट है वो अगर मैं समझाऊंगा आपको, तो वो पॉइंट ये कहता है कि 6 पॉइंट है मेरा, क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज is directly proportional to the number of electric field lines। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई Q चार्ज है मेरा और कोई प्लस 2Q चार्ज है मेरा। अब इसमें यदि आपने 4 लाइनें बना रखी हैं तो इसमें आपकी लाइनें की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। डबल हो गया ना मैग्नीट्यूड। मतलब जो मैग्नीट्यूड चार्ज का है, यदि मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसी अनुपात में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? बढ़ जाएंगी। जैसे मैग्नीट्यूड Q है तो यहाँ 2Q है, यहाँ 4 लाइन है तो यहाँ 8 लाइनें हो गई। अगर 3Q होगा तो वहां 12 लाइनें हो जाएंगी, 4Q होगा तो वहां 16 लाइनें हो जाएंगी, 5Q होगा तो वहां 20 लाइनें हो जाएंगी। समझ गए? अगर Q/2 होगा तो वहां पे 2 लाइनें रह जाएंगी। तो जिस अनुपात में चार्ज बढ़ता जाता है उसी अनुपात में इलेक्ट्रिक फील्ड्स की जो लाइंस होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, पॉज करके उतारो फटाफट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब आवेश का जो मैग्नीट्यूड होता है, आवेश का जो परिमाण होता है वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या के सीधे सीधे समानुपाती होता है। आवेश का परिमाण विद्युत बल रेखाओं के सीधे सीधे समानुपाती होता है संख्या के। इसके ऊपर एक एच.सी. वर्मा किताब का क्वेश्चन है, वो मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है कि ये कोई चार्ज प्लस, ये कोई चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है। ध्यान देना, ठीक है। इसमें से ये बल रेखा निकली, इधर गई, ये बल रेखा निकली, इधर गई, ये इनकी लाइन ज्वाइनिंग है। ये बल रेखा निकली, इधर गई, ये बल रेखा निकली, इधर गई। ठीक है, यहां से ये एक और बल रेखा निकली, ये एक और बल रेखा निकली, ये एक और बल रेखा निकली, ये एक और फील्ड लाइन निकली। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि Q1/Q2 कितना होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है हाफ, तीसरा ऑप्शन है -2, चौथा ऑप्शन है -12। ठीक है, चलो निकाल के बताओ। तो मैं ले लेता हूं मोड ऑफ Q1/मोड ऑफ Q2। ठीक है, Q1 से कितनी लाइनें निकल रही हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Q1 का 8 लाइनें हो गई। और Q2 में कितनी लाइंस जा रही हैं? तो 1 2 3 4। तो ये हो गया 2। अब 2 आना चाहिए, या तो ये या ये, लेकिन साइन है प्लस और माइनस का, तो ये कैसे देखें? तो देखो, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव टर्मिनेट्स इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है ना। अब नेगेटिव चार्ज में 4 लाइनें जा रही हैं और पॉजिटिव चार्ज से 8 लाइनें निकल रही हैं। चीज समझना मेरी। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज है ना, साइन चेंज है तो सीधा सीधा यहां क्या लिख सकते हैं अपन? -2, क्योंकि ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज, नीचे वाला नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर हो गया मेरा -3, मतलब -2 आंसर हो गया, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? तो एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन है, धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करते जाएंगे, चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
आपकी 7th या 6th जो भी है, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक टू द लाइन joining टू चार्ज। कहने का मतलब है, ये बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, विद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो दोनों आवेशों को जो लाइन जोड़ती है उसके सममित होती हैं। कैसे? जैसे मान लो ये कोई मेरा चार्ज है Q1, ये कोई मेरा चार्ज है Q2, और इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो इस लाइन के सिमेट्रिक होंगी ये, मतलब ये सिमेट्रिक होंगी ये। ऐसा नहीं होगा कि पास पास होंगी या दूर दूर होंगी, सिमेट्रिक होंगी हमेशा। ठीक है? ऐसे ही यहां पर भी ये हमेशा सिमेट्रिक होंगी इसके। ठीक है? और चार्ज के भी सिमेट्रिक होंगे, द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज एंड चार्ज ऑल्सो। आवेश और जो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली लाइन है उसके हमेशा सिमेट्रिक होंगी। ठीक है? तभी आप डेंसिटी का पता कर सकते हो। अब एक लाइन यहां से निकाल रहे हो आप, ठीक है, एक लाइन जैसे मान लो ये कोई चार्ज Q है, ये लाइन यहां से निकाली मैंने, ठीक है, एक लाइन यहां से निकाल दी मैंने। अब सिमेट्री का इधर है नहीं ना, सिमेट्री होती ये लाइन यहां से निकली तो ये लाइन यहां से निकलती, ठीक है, सिमेट्री होती आपस में। ठीक है? तो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज के सिमेट्रिक होना चाहिए, ये बोलता है। ठीक है? एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, देखो ध्यान दो, ध्यान दो इसको। क्या बोल रहा है ये कि ये कोई चार्ज प्लस Q1 है, ठीक है, ये कोई चार्ज प्लस, ये कोई चार्ज Q2 है, प्लस और माइनस के ऊपर ध्यान रख देना। अब यहां से ये लाइन निकल रही है, ये इधर अंदर गई, ठीक है, यहां से ये लाइन निकली, ये इधर अंदर गई, ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग है, सिमेट्रिक है ना? ठीक है? और क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक है, अब ये बोलता है कि इसके चार ऑप्शन है, मोड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मोड ऑफ Q2, मोड ऑफ Q1 इज लेस देन मोड ऑफ Q2, मोड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मोड ऑफ Q2, और ठीक है, नन ऑफ अबाउ। ये भी एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान दो। तो देखो कैसे करें अपन इस क्वेश्चन को। देखो ये दोनों लाइन है, तो ये एक एंगल हो गया मेरा, इस एंगल को मैंने नाम दिया अल्फा, ठीक है, और ये जो दोनों लाइनें हैं, ये मेरा एक और एंगल हो गया, ये एंगल हो गया मेरा बीटा, दिख रहा है? और यहां अल्फा हमेशा बीटा से बड़ा है, दिख रहा है ना पिक्चर में, अल्फा बीटा से बड़ा है। अब मेरे पास में मान लो ये कोई दो लाइनें हैं, ठीक है, ये एंगल है मेरा अल्फा, और यहां मेरा एक और बीटा है, ये मेरी, ये इससे छोटा है, ठीक है, ये है मेरा बीटा। तो जितना बड़ा एंगल होगा, देखो जितना बड़ा एंगल होगा, ये एंगल बड़ा है ना अल्फा, और ये एंगल छोटा है इससे, तो जितना बड़ा एंगल होगा उतनी कम लाइन ऑफ फोर्स होगी, और जितना छोटा एंगल होगा उतनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स होगी, और जितनी कम लाइन ऑफ फोर्स होगी दैट मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, जितनी ज्यादा लाइन ऑफ फोर्स होगी दैट मींस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। यहां क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं मोड ऑफ Q1 जो है वो मोड ऑफ Q2 से, मतलब मोड ऑफ Q2 ज्यादा है, जिसमें लाइन ज्यादा है, एंगल छोटा है, वहां पे लाइन ज्यादा होंगी, एंगल बड़ा है, वहां लाइन कम होंगी। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया मेरा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है? तो चीज समझ लो, कॉन्सेप्ट के ऊपर सारी चीजें हैं। ऐसे ही अब कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टीज आती जा रही हैं, तो इसको पॉज करके आप लिख लो, ठीक है?
पॉज करके लिखिए, आगे देखते हैं अपन फटाफट। अगली प्रॉपर्टी बोलती है कि द डेंसिटी या रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मतलब जो घनत्व होता है बल रेखाओं का वो विद्युत क्षेत्र के परिमाण को देता है। जो घनत्व है विद्युत बल रेखाओं का या विद्युत बल रेखाओं का घनत्व या सापेक्षिक इनकी समीपता विद्युत क्षेत्र के मैग्नीट्यूड को देती है। जैसे एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन है, उसमें क्लियर बनाया हुआ है ये, ठीक है, और ये, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं इसने, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है, और ये एरो है इसके। अब ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कहां कहां कैसा होगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि जहां क्लोजनेस होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और जहां क्लोजनेस नहीं होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। तो यहां क्लोजनेस ज्यादा है तो ई और ईबी में से ज्यादा कौन सा होगा, ई है। और यहां पे भी क्लोजनेस है और यहां लेकिन कम क्लोजनेस है तो ईसी और ईबी में से ज्यादा कौन सा होगा, ईसी। तो ये बोलता है कि जो डेंसिटी है रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके का कोई क्वेश्चन अगर आता है आपके को एग्जाम में तो आप यहां लिख सकते हो कि क्लोजनेस जहां पे ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जहां क्लोजनेस कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। क्लियर है। चलिए अगली प्रॉपर्टी है 9 की द टेंजेंट ड्रॉन एट any point on field lines gives the direction of field at that point। मतलब कि किस विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे फटाफट समझो, ये कोई विद्युत बल रेखा है, ठीक है, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो यहां मैं डायरेक्शन कर दूं तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई मेरी ये। यहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इस पे मैं टेंजेंट खींच दूं तो ये मेरा बी पॉइंट अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई मेरी ईबी। क्लियर है। इसी से मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी में यही बता देता हूं आपको कि द या टू फील्ड लाइंस cannot intersect each other। कभी भी तो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। कैसे नहीं काटेंगी, देखिए यहां पे ये एक बल रेखा है, ये एक बल रेखा, अगर दोनों एक दूसरे को काट रही हैं तो ये एक पॉइंट है सी, इसके ऊपर अगर इसके ऊपर टेंजेंट खींचूं तो यहां पे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। अगर इस वाली फील्ड पे खींचूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई मेरी। अब सी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग थोड़ी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम ही होगी ना, एक ही होगी। तो यहां पे इधर आ रही है और यहां पे इधर, इसलिए ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। चीज समझ में आई। फटाफट पॉज करके नोट करो। अगली प्रॉपर्टी है मेरी 11th या 12th जो भी है कि फील्ड लाइंस repelled by positive charge and attracted by नेगेटिव चार्ज। क्या है इसका मतलब, देखो
वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है, कोई कॉन्सेप्चुअल होगी तो बताऊंगा। मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है, ये चार्ज है क्यू, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो ठीक है, यहां कोई पॉजिटिव चार्ज ऊपर रख दिया मैंने। तो अब ये क्या बोलता है कि पॉजिटिव, ये फील्ड लाइन जो है रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे ये दोनों जाएंगी तो इंटरसेक्ट हो जाएगा और इसके अंदर घुस नहीं सकती। अगर यहां जाती है ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज में घुसेगी क्या? नहीं, पॉजिटिव चार्ज से तो हमेशा निकलती है। तो ये बोलता है कि हमेशा रिपेल होगा। रिपेल होगा मींस अगर ये दोनों लाइनें यहां आ रही हैं तो ये इसको रिपेल कर जाएंगी, ये इसको रिपेल कर जाएंगी, ठीक है। फील्ड लाइन जो है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होती है, और अगर यहीं पे ऋणात्मक आवेश होता मेरा, अगर ये कोई चार्ज प्लस क्यू है मेरा और ये दोनों, ये कोई चार्ज प्लस क्यू है मेरा और विद्युत बल रेखाएं हैं, यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है मेरा, तो ये इसकी तरफ आकर्षित होती है, ठीक है, और इसके अंदर घुस जाती है, ठीक है। तो विद्युत बल, ये क्या बोलती है, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश द्वारा प्रतिकर्षित होती हैं और ऋणात्मक आवेश द्वारा आकर्षित होती हैं हमेशा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तीन चीजें ध्यान रखना 12 नंबर की, तीन चीजें ध्यान रखना। पहली है आपकी पैरेलल, पैरेलल, दूसरी स्ट्रेट और इक्वी स्पेस्ड, समानांतर, सीधी तथा बराबर दूरी की जो बल रेखाएं होती हैं वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती हैं। इक्वी स्पेस्ड लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समानांतर, सीधी तथा बराबर दूरी की जो बल रेखाएं होती हैं वो समान या समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है, मतलब ये समानांतर है और बराबर दूरी की हैं और सीधी हैं, तो ए बिंदु पे विद्युत क्षेत्र, बी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र और सी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र बराबर होंगे। ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी, तीनों पे सेम होंगी। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी स्पेस्ड जो लाइंस होती है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमेशा बराबर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती हैं, ठीक है। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट, नहीं दो बताऊंगा, एक नहीं दो और प्रॉपर्टीज बताऊंगा, ध्यान से सुनो। दो प्रॉपर्टीज और बताऊंगा आपको। एक प्रॉपर्टी तो यह है कि 14, 13 जो भी है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये कंडक्टर है, ठीक है। दो नहीं तीन प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कंडक्टर है तो इसके हमेशा पैरेलल होगी ये इलेक्ट्रिक, परपेंडिकुलर होंगी ये इसके सरफेस के इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, कंडक्टर के। तो क्या बोले कि द लाइन ऑफ फोर्स इज always perpendicular to the surface of a conductor, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के सतह के हमेशा लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के हमेशा लंबवत होती हैं। दूसरा, अगर कंडक्टर है कोई मेरा तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, ठीक है। किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कौन सी होती है? जब चार्ज होता है वो आपका किस पे है? चार्ज इज एट रेस्ट पे। अगर चार्ज रेस्ट पे नहीं होगा तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट आएगा, और करंट आएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और प्रॉपर्टी है, ये समझना थोड़ी सी, ये है नियर एंड फार। देखो ये आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा और ये आपको दो चार्ज दिख रहे होंगे।
तो यहां पर भी सेम है, ये अगर चार्ज Q1 है, ये अगर चार्ज Q2 है, इससे मैं 4 लाइनें निकल रही है, तो Q1 से तो 4 निकल रही है, ठीक है, और जबकि Q2 में 2 ही जा रही है। तो अगर पास से देखूंगा तो मेरे को ये 2 चार्ज दिखेंगे, लेकिन दूर से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को सिस्टम ऑफ चार्ज दिखेगा, जिसमें केवल एक ही चार्ज दिखेगा और इससे 2 लाइनें निकलती हुई दिखेंगी मुझे, ठीक है। यहां 4 है ना, 2 तो जा रही है, 2 अंदर घुस रही है और 2 बाहर निकल रही है, तो अंदर घुसने वाली नहीं दिखेंगी, केवल जो बाहर निकल रही है वो चार्ज दिखेगा मुझे। मतलब यहां पे अगर प्लस Q चार्ज है और यहां पे अगर प्लस 2Q चार्ज है, यहां पे माइनस Q चार्ज है, तो रिजल्टेंट में मेरे को क्या दिखेगा, केवल प्लस Q चार्ज दिखेगा, ठीक है। प्लस 2Q चार्ज से 4 रेखाएं निकल रही है, माइनस Q के 2 अंदर जा रही हैं। तो दूर से अगर मैं देखूंगा, ये तो हो गया नियर फील्ड और ये हो गया फार फील्ड। अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे सिस्टम ऑफ चार्ज दिखेगा, सिस्टम ऑफ चार्ज से केवल 2 रेखाएं बाहर निकलती हुई दिखेंगी और मुझे वो चार्ज क्या दिखेगा, केवल प्लस Q चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है उसकी प्रॉपर्टीज है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।